नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, जो वर वधु के रिश्ते हैं वो आसमान में तय होते हैं, लेकिन धरती पर उसे मिलाने का काम कर रहा है उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान। वह भी दिव्यांग जनों को परिणय सूत्र में बांधने का काम। जी हाँ, जिस तरीके से नारायण सेवा संस्थान दिव्यांग जनों के लिए तरह तरह के समाज सेवा कार्य करता है, ठीक उसी तरीके से सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में इस बार फिर आज ही यह बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है। 21 दिव्यांग जोड़े इस विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधेंगे। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और साथ में देखेंगे आप कि तैयारियां देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं कि तैयारियां कितनी वृहद की गई हैं। चारों तरफ सजावट की गई है और हवन कुंड बनाए गए हैं। आगंतुकों के लिए, अतिथियों के लिए कुर्सियां सजाई गई हैं, सोफे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या भव्य तैयारियां इस विवाह समारोह की गई हैं। नारायण सेवा संस्थान विभिन्न तरीके के कार्य करता है, जैसे कि दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग लगाने का काम हो या फिर कोई जटिल से जटिल सर्जरी हो उसका काम। यह सारी चीजें नारायण सेवा संस्थान की तरफ से की जाती हैं। ये देखिए हवन कुंड सजे हुए हैं जहां पर वरवधु बैठेंगे, आसन बिछा हुआ है और दूर तक ऐसा लग रहा है सामूहिक विवाह समारोह का यह अलौकिक अनुष्ठान कितना दिव्य होगा। यहाँ 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे और निश्चित रूप से यह अलौकिक दृश्य है। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से 21 जोड़ों को यहाँ पर बुलाया गया है। 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, हवन कुंड लगे हुए हैं, आसन बिछा हुआ है, मंत्रोच्चारण होगा और विधि विधान से, वैदिक रीति से 21 जोड़े जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाएंगे। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान की यह पुनीत कार्य कई वर्षों से चल रहा है। किस तरीके से यह पूरा आयोजन किया जाता है, आयोजन शुरू कैसे हुआ और इसको लेकर समाज में किस तरीके के लोगों के बीच में कल्याण के कार्य हो रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल जी से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय त्रिपाठी साहब। प्रशांत जी, सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा, वैसे तो आप इतना अलौकिक कार्य कर रहे हैं, प्रश्न बनते नहीं है आपसे, फिर भी चूंकि दुनिया को बताना है तो प्रश्न बनते हैं और आपसे पहला प्रश्न यही है कि इतना पुनीत कार्य, अलौकिक अनुष्ठान करने का जो ख्याल आपके मन में आया, जो कल्पना आपने की, यह कैसे आपके मन में आई? मैं बताना चाहूंगा आशुतोष जी कि आज से तकरीबन 19 साल पहले सन 2002 में हम लोग ऑपरेशन करने के बाद अपने कार्य की इतिश्री मान लेते थे कि पेशेंट क्राउलिंग चारों हाथ पैर पर चल के आए, उनको हमने ऑपरेट करके खड़ा कर दिया। अब वो शारीरिक रूप से सक्षम हो गए हैं, इसलिए हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन फिर हमारे इन साथियों ने बोला कि आपने हमें खड़ा तो कर दिया, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, तो कोई रोजगार परक प्रशिक्षण अगर आप हमें दिलवा दें तो हम 2 पैसा कमाने भी लग जाएं। तो फिर हमने बहुत अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए, कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सिलाई। जब ये लोग सिलाई सीख के जॉब प्राप्त कर लिए, कंप्यूटर सीख के जॉब प्राप्त कर लिए, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल दी और 2 पैसा कमाने लगे, तो कुछ युवाओं की फिर से एक उम्मीद जगी कि आपने शारीरिक रूप से समृद्ध कर दिया, आर्थिक रूप से समृद्ध कर दिया, लेकिन सामाजिक रूप से अब समृद्ध नहीं है। हम एकाकी जीवन कैसे बिताएंगे? हमें जीवन साथी की आवश्यकता है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं इस ओर। तो संस्थान ने सन 2003 या 4 में एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया। संस्थान के पास पेशेंट का एक बड़ा डेटा था। हमने उन सबको चिट्ठियां लिखी और प्रार्थना की कि इस दिन आप संस्थान द्वारा संचालित दिव्यांग परिचय सम्मेलन का हिस्सा बने और आप अपने लिए अपना मैच ढूंढे उसी परिचय सम्मेलन में। तो अनुभव इस प्रकार का रहा भाई साहब कि 400 लड़के आए और 3 लड़कियां आई। बड़ी मुश्किल हो गई इस विसंगति को देखकर
तो हमने सोचा कि हम विवाह का ये पावन पवित्र कार्य कैसे कर पाएंगे अगर इतना फर्क है मेल और फीमेल के अनुपात में। फिर हमने सोचा हमें हिम्मत नहीं हारनी है। देख, कहते हैं ना साहब कि खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संस्थान के अंदर इतने सारे पेशेंट्स हैं और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमने जो युवा साथी थे शादी योग्य थे और जो हमारी बहनें थी शादी योग्य, उनके आपस में मंत्रणा करवाना शुरू किया। एक बेड पर 21-22 साल का लड़का है, एक बेड पर 20 साल की लड़की है। उन दोनों के बीच और उन दोनों के फैमिली के बीच मंत्रणा करवाना शुरू किया। उसके परिणाम काफी सुखद मिले और सन 2004 में हमने पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन किया। उसमें तकरीबन 30 या 40 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। तो अब ये पूरा पुनर्वास हो गया। पहले फैमिली पर बर्डन था, वो युवा ऑपरेशन करने के बाद खड़ा हुआ, काम सीखा, 2 पैसे मिलना शुरू हुआ, रोजगार शुरू हुआ, उसके पश्चात उसकी शादी हो गई। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे जोड़े से मिलवा सकता हूँ आने वाले समय में अगर आप चाहें, कि जो जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और बहुत सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। क्या बात प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जब आपने उपचार कर दिया और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज सिखा दी, ऐसी ट्रेनिंग दे दी, ऐसा कौशल सिखा दिया जिससे उनका कुछ आमदनी भी होने लगी, तो इसके बाद कहीं ना कहीं घर बसाने की बारी आई तो भी फिर आप याद आए और उन युवाओं के उस जरूरत के बाद इतना बड़ा और इस तरीके का आज जो रूप दिख रहा है, वो छोटा सा जो एक आपके सामने जो परिचय सम्मेलन में 3 लड़कियां आई थी और आज इतने वर्षों बाद मुझे लगता है कि 21 जोड़ों का विवाह आप कराने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बड़ा अपने आप में एक बड़ी सफलता है, बड़ा काम है आपने जो करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश का लड़का है, MBA किया हुआ, शारीरिक रूप से सुदृढ़। वो अपनी बहन का इलाज कराने आया था। वो उसकी अर्निंग तकरीबन 35,000 रुपये महीना थी। उसने जब 1 महीने अपनी बहन का यहाँ उपचार कराया तो उसे इतना वैराग्य प्राप्त हुआ, उसके मन में उसकी हृदय की पूरी जो सोचने समझने की शक्ति उसके मन मस्तिष्क में थी वो पूरी बदल गई और उसने कहा कि मैं एक दिव्यांग लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और उसने वार्ड में एक लड़की को चुना जिसका वो जीवन साथी बनना चाहता था। लड़की आश्चर्यचकित, उसके माता पिता आश्चर्यचकित कि हमारी बच्ची का भाग्य कितना प्रबल है कि एक शारीरिक रूप से बिल्कुल समर्थ, सुदृढ़, अच्छी काठी लेकर एक लड़का सामने से आया है हमारी बिटिया के लिए उसका हाथ मांगने। तो हमने जब विवाह समारोह में सभी वेल विशर से पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जो अपने बेटे या बेटी का विवाह दिव्यांग लड़की या दिव्यांग लड़के से करवा सकता है, तो किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। शायद मेरा भी नहीं होगा, शायद आपका भी नहीं होगा, लेकिन उस लड़के ने, MBA किए हुए शारीरिक रूप से सुदृढ़ लड़के ने ऐसी लड़की का हाथ थामा जो व्हील चेयर रिडन थी, व्हील चेयर पे चलती थी। उसके दोनों पैरों की सर्जरी कूल्हे से हुई, सोने में परेशानी होती थी लेकिन सोने में सुविधा मिलने लगी ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो व्हील चेयर पे ही जिंदगी गुजारने को मजबूर थी। उस लड़की का हाथ थामा उस MBA लड़के ने। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। एक नेत्रहीन लड़के का हाथ थामा एक लड़की ने। एक ऐसी लड़की थी जो देख सकती थी, उसके पैर में बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा दिव्यांग नहीं थी वो, लेकिन उसने एक नेत्रहीन लड़के का हाथ थामा। एक उदयपुर के ही अदालत के बाहर जो न्यायालय है उसके बाहर एक लड़की कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है और उसके पास ही एक लड़का है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। लड़की शारीरिक रूप से समर्थ है, सुदृढ़ है, लेकिन लड़का दिव्यांग है। उस लड़की ने भी उस दिव्यांग लड़के का हाथ थामा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने दिव्यांग लड़के का क्यों हाथ थामा, आपको बिना दिव्यांग एकदम ठीक लड़के मिल सकते थे। उसका कहना यह था कि मैं इनको 3 साल से जानती हूँ, इस सब लोगों का कार्य बड़े प्रेम से करते हैं, शराब का सेवन नहीं करते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते और सुमधुर व्यवहार है इनका। मैं इनके व्यवहार से इनके प्रति आकर्षित हुई। मैं इनकी दिव्यांगता से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अंदर देखा है इनका मन, बाहर रूप कैसा भी हो मुझे उसकी चिंता नहीं है।
क्या बात है। ऐसे ऐसे कई सारे प्रसंग आए, मुझे आश्चर्य होता है, दो अपूर्ण लोग प्राय आपस में जब पाणी ग्रहण संस्कार में बंध जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन एक एक पूर्ण और एक अपूर्ण ऐसी जोड़ियां बनती है तो लगता है कि कितना कितना उदार हृदय है, कितनी करुणा है उनके हृदय में। और जो जीवन भर उस जीवन साथी को, दिव्यांग जीवन साथी को लेके अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और 2 वक्त की रोटी कमानी है और उस परिवार का भरण पोषण करना है अच्छे से। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। हमने रामलीला मैदान दिल्ली में आज से तकरीबन 6 साल पहले बराणु दिव्यांग भाई युवा युवतियों की शादी करवाई थी। उसमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक जोड़ा मुस्लिम था और एक जोड़ा ईसाई था, तो हमने उन्हीं के रिवाजों से वो विवाह करवाया। एक निकाह पड़ा और एक क्रिश्चियन समुदाय की जो रीति होती है उस तरीके से उनका विवाह संपन्न हुआ और बाकी 90 जोड़े हिंदू थे जिनका हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। प्रशांत जी, जो सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया है आपने दिव्यांग जनों का, इसकी तैयारियां क्या क्या है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से क्या होगा, उसको भी थोड़ा बताएं। जी मैं जरूर बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि 35 सामूहिक विवाह समारोह दिव्यांगों के लिए पूर्व में हो चुके हैं और 2109 जोड़ियां बन चुकी और ये 21 और जुड़ेगी। उनको सभी प्रकार के भेंट उपहार दिए जाएंगे, पंखे, मैट्रेसेस, बेड, अलमीराज और किचन में काम आने वाली सभी वस्तुएं, वो सभी उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। क्या बात है। इस पूरे आयोजन को संचालित करने में संस्थान की टीम तकरीबन 1 महीने से लगी हुई है और कोरोना काल चल रहा है, इस समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए सबका वैक्सीनेशन करवाया गया है। बिना वैक्सीनेशन कोई भी जोड़ा यहाँ नहीं है। जितने भी उनके माता पिता या जो वेल विशर्स हैं वो आए हैं, वो बिना वैक्सीनेशन के उनका प्रवेश नहीं है। प्रशांत जी, जिस तरीके से आप पूरे राष्ट्र स्तर पे काम करते हैं, विदेशों में भी आपका बड़ा नाम है, वहां से भी निश्चित रूप से आपके तमाम ऐसे दिव्यांगजन आते ही होंगे आपके पास जो विदेश में रहते हैं, भले भारतीय मूल भारतीय हों, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र स्तर पे आप जोड़ियों को मिला रहे हैं। कहां कहां से जोड़ियां आपके पास आ रही हैं जिनको आज आप परिणय सूत्र में बनने के लिए वेदी पर बिठाएंगे? जी आज जो 21 जोड़े हैं वो तकरीबन 7 स्टेट से आ रहे हैं। राजस्थान से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़। जी, फेरों के बाद इन्हें भेंट सामग्री सब दी जाएगी और उसके पश्चात जो जूता रस्म छुपाने का एक छोटा सा कार्य होता है वो होगा। उसके पश्चात ये अपने घर की और विदाई होगी, विदाई के गीत गाए जाएंगे, हमारी आंखों में आंसू होंगे और हमारी बिटिया अपने ससुराल जाएगी और डोली में बैठ कर जाएगी। चांदी, जूता छिपाई की रस्म भी आप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या क्या उसमें करते हैं? क्योंकि ये रस्म शादी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रस्म होती है, तो उसे किस तरीके से करते हैं, क्या क्या होता है उसमें? देखिए, जूता छिपाई की रस्म में हमें जो हमारे जोड़े हैं, इसमें विशेष रूप से जो हमारे दूल्हे हैं उनके हम जूते छुपाते हैं और वो जब उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जूते छुपा लिए गए हैं और जब वो जूते ढूंढने जाते हैं तब आनंद शुरू होता है और उन्हें विदित हो जाता है कि ये जूता छुपाने की रस्म शुरू हो गई है, इसलिए वो बहुत खुशी से इसे स्वीकार करते हैं और हम जूते देने के बदले कुछ लेते नहीं है। हम उन्हें जूते पुनः उनके पैरों में बड़े सम्मान के साथ पहनाते हैं। वो जीजा की सालियां चुरा लेती हैं जूता, तो वो निश्चित रूप से वधू होती है, उसकी बहनें भी होती होंगी, परिजन भी होते होंगे, तो वो भी इस पूरे रस्म का तो बड़ा आनंद लेते होंगे। बड़ा आनंद लेते हैं। वो एक गाना जो इस पर बड़ा ज्यादा प्रचलित है, उस गाने पर हम लोग नृत्य करते हैं। क्या बात है, जूते पैसे दे दो जूते ले लो। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
प्रशांत जी, निश्चित रूप से कहने के लिए सामूहिक विवाह समारोह है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मुखमंडल पे, आपकी बातों में जो दर्शन हो रहे हैं, उनसे साफ पता चलता है कि अपने ही घर में शादी, अपनी बेटी की ही शादी, अपने बेटे की ही शादी, यही मानकर आप ये सामूहिक विवाह समारोह करते हैं। और नारायण सेवा संस्थान इसी पवित्र भावना के साथ इतना अनुष्ठान करता है और दिव्यांग जनों को परिणय सूत्र में पिरोने का काम करता है। निश्चित रूप से जोड़ियां बना रहा है, ईश्वर के निमित्त कार्य है यह। आपका यह पुनीत कार्य निश्चित रूप से समाज में एक उदाहरण है। बढ़ चढ़कर लोग इस तरह के कार्यक्रम करें आपको देखते हुए, यही मेरी उम्मीद है। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की, सारा विवरण दिया, सामूहिक विवाह समारोह के विषय में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, प्रणाम।